हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। फन स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आए हैं, जिसको आप ज़रूर देखें और हो सके तो इसको अपने जितने हित मित्र हैं सबको शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को उठाएं। अभी तक आपके मन में सवाल बना रहता है कि पेपर में हमको कैसे लिखना है, क्या क्या करना है, क्या चीज़ें पढ़ कर के जाएँ, कैसे उसमें हम लिखें। काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल उठता है, तो हमारा चैनल इसके लिए आपके लिए इस वीडियो को लेकर के आया है। इसमें हमने क्या कंटेंट डाला है आपके देख लीजिए। यहाँ पे कंटेंट आपके लिए उपस्थित है कि हाई स्कूल वाले क्या पढ़ें, कक्षा 10 वाले ज़रूर देखें। यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया टिप्स और टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2020। सबसे पहले फन स्टडी पर और सबसे सटीक जानकारी आपको मिल रही है प्यारे बच्चों। इन वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने फन स्टडी में आने वाले सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं और हमारी टीम आपका हमेशा हृदय से वंदन करती है। प्यारे साथियों, इस चैनल के मार्गदर्शन में आपका बहुत सहयोग है और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पर चैनल की कृपा हमेशा बनी रहे। हम इस वीडियो लेकर के आए हैं, आपके सामने लिखा हुआ है हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव। तो बोर्ड परीक्षा तैयारी कैसे करें, क्या क्या करें, क्या नहीं करें, इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा पूरे सब्जेक्ट को मैं आपको बता दूंगा, आपके पाँचों छयों विषय को, ताकि आप जा करके किस विषय में कैसे लिखना है उसको आप तैयार कर लें। चलिए शुरू करते हैं प्यारे साथियों। जैसे कि पहले आपके सामने ये रहा, मैं डॉट थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, दिक्कत ना पड़े। तो ये रहा आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न उपलब्ध है, उसकी भली भांति अध्ययन कर लें। दूसरी बात है विद्यार्थी अपनी स्वयं की, है ना, विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी बना ले, मतलब अपना सेल्फ टाइम टेबल बना लें जिसमें सभी विषयों का निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके, मतलब रिवीजन हो सके, ऐसा कर लो। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है कि स्वयं की यानी सेल्फ एक टाइम टेबल बना लो और उस टाइम टेबल से अपनी स्टडी प्रारंभ कर दो। प्यारे साथियों, उसके बाद में आपको क्या करना है, किसी भी विषय में या कोई टॉपिक में या अवधारणा स्पष्ट ना हो तो उस समय विषय अध्यापक से संपर्क कर ले, मतलब अपने टीचर से जाकर के उसके बारे में समझ ले ताकि उसकी कहानी आपको क्लियर हो जाए। ना तो अगर विज्ञान से कोई चीज़ की दिक्कत है तो आप हमारे इसी चैनल पे आप जाकर के पूरी की पूरी चीज़ें समझ सकते हैं। तीसरी बात आपके लिए है, ये समझ लीजिए तीसरी बात क्या है, पुनरावृत्ति के साथ साथ समय प्रबंधन अवश्य करें, मतलब टाइमिंग का सेट कर लें कि हमको 1 घंटे में पढ़ना या 30 घंटे में पढ़ना या 30 मिनट में पढ़ना, ये तैयारी कर लें। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने विषय से निर्धारित मॉडल प्रश्न पत्रों का निर्धारित समय में हल करने का प्रयास करें। आपको मिलते कितने हैं, 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहते हैं और 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने के लिए रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रहे कि आप परीक्षा में जाने से पहले आप इस तरह से कर लीजिए कि आपकी तैयारी समझ लो कि 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में पेपर कर डालो। इस तरह की आपको तैयारी करनी ही करनी है। और आपको मैं बता दूं, उसके बाद में विषय संबंधित कोई भी गुणवत्ता की शैक्षिक सामग्री या वीडियो दीक्षा ऐप है, माध्यमिक शिक्षा विभाग का यूट्यूब चैनल भी है और ई ज्ञान गंगा पर उपलब्ध है। विद्यार्थी उनसे सहायता ले सकते हैं, इसके लिए भी बताया गया है। आपको मैं बता दूं प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, जितने भी हाई स्कूल के विद्यार्थी उनके लिए मैं बता दूं प्रश्न पत्र आपके 2 खंड में है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपको पूरे पूरे 20 प्रश्न ये आपके OMR सीट पे होने हैं। OMR कैसे भरने हैं, आप जाकर के वीडियो सेक्शन में जाइए, हमारे प्ले लिस्ट में उसकी वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देख लीजिए किस तरह से भरना है, आपको पता चल जाएगा। और दूसरा है वर्णनात्मक प्रश्न, इसके लिए मैं अगली वीडियो में आपकी कॉपी किस तरह से लिखे इसकी चीज़ें लिख कर आऊँगा, आप अच्छे से उसको क्लियर कर लें। और तीसरी बात है प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर, जिसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी दिमाग में रख लीजिए, जो प्रश्न के उत्तर हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर आपको किस पे लिखने हैं, उसको लिखना है आपको OMR सीट पर। और वर्णात्मक के लिए आपको परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर देना, मतलब जो उत्तर पुस्तिका कॉपी मिलेगी उसको वर्णात्मक, जो निबंधात्मक हो गए जो OMR होगा उसको OMR वाले, नहीं जो बहुविकल्पीय होंगे उसको OMR सीट पर देना है। OMR सीट पर बहुत ध्यान देना बच्चों। OMR सीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही सावधानी पूर्वक भरें और ओवर राइटिंग एवं कटिंग बटिंग बिल्कुल ना करें। कटिंग की प्रयोग बिल्कुल, ओवर राइटिंग या अलग अलग यहाँ पर लिखें भी मत, और अन्यथा उससे प्रश्न पर अंक नहीं मिलेंगे। आपका क्वेश्चन सही भी आपने कटिंग करके रखी तो आपको प्रश्न के पूरी उत्तर उसको मतलब कोई अंक नहीं मिलेगा।
दूसरी बात, सर्वप्रथम प्रश्न को पढ़ लें, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। ये चीज बिल्कुल दिमाग में रख लो। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो आप उस 15 मिनट में प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लो, पढ़ने के बाद ही उत्तर लिखना प्रारंभ कीजिए। उसके बाद आप देखिए, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न यानी उत्तर पुस्तिका में जो प्रश्न, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है बच्चों, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र दी गई प्रश्न संख्या को अंकित कर दे। मतलब उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नहीं लिखना है आपको, प्रश्न नंबर 5 लिखना, तो आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5, और इसका आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखते चला जाना, ना कि आपको पूरे को पूरे प्रश्न लिखने। तो गलती मत करना बच्चों, प्रश्नोत्तर नहीं लिखना है आपको, लिखना क्या है, उसका उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद में आगे चलते हैं। फिर जैसे खंड दिया गया है खंड आ, तो आप पेपर में खंड आ डालेंगे और खंड आ के पूरे प्रश्न को करेंगे। फिर खंड बा है तो खंड बा के करेंगे, खंड सा है तो खंड सा के करेंगे। इस तरह से नहीं, खंडवार आपको प्रश्नों के उत्तर खंडवार ही लिखने हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद में है प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट ना हो, पहले होगा ना, पहले जिसको ध्यान दीजिए, पहले जिसका उत्तर स्पष्ट हो, यानी जो प्रश्न आपको आता तो पहले उसे हल करें, समय बेकार ना करें। ध्यान दीजिए, पहली चीज यही है, प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है सबसे पहले आप उसे कीजिए, बाकी जो नहीं पता उसको बाद में, लेकिन जो पहले पता है उसको आप आसानी से हल कीजिए। उत्तर पर देखो, उत्तर पुस्तिका में सबसे पहली चीज है आपकी हैंड राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। हैंड राइटिंग बहुत ही है, कोई तरह की उसमें कटिंग छटिंग ना करें, यानी कोई चीज उसमें कटिंग ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें। हैंड राइटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न पत्र पूरा हल करने के सुनिश्चित हो तो उसके प्रश्न पत्र में अंक सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। यानी प्रश्न पत्र जैसे तुम पेपर पूरा सॉल्व कर लो, उसके बाद में एक बार जरूर देख लो कि मैंने पूरे प्रश्न सॉल्व कर लिया क्या, पूरे प्रश्न नहीं सॉल्व किए हैं। यदि पूरे प्रश्न नहीं सॉल्व है, आपके पास समय है, तो आप दोबारा उसके प्रश्न पत्र में तैयार कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, हम लेकर के आए अब हिंदी में। देखिए हिंदी में क्या क्या पढ़ना है उसके लिए, देखिए हिंदी में आपको पढ़ना क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक एक शब्द आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य पद संस्कृत खंड व्याकरण काव्य सौंदर्य खंड काव्य एवं निबंध संबंधित है। या सम्मिलित परीक्षा में सफलता प्राप्त के लिए आप समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रतापूर्ण पुनरावृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझ कर पढ़ें। देखिए रटन पद्धति पर आपको कोई भी नहीं करना है, या रट करके जाएं और वहाँ पे आ जाते हैं आप, लिख करके भूल जाते हैं क्या लिखना है, पढ़े थे नहीं पता है। लेकिन आप जब समझ करके पढ़ेंगे तो आप कोई भी चीज़ नहीं भूलेंगे और इसको पूरी तरह से आप तैयार कर लेंगे प्यारे साथियों। उसके बाद में आपको लिए फिर आपके लिए क्या है, निर्धारित काव्य का अध्ययन। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी जल्द ही आपके चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही जल्द ही मिल जाएगी आजकल में। निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों रस छंद अलंकार को रेखांकित कर लें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास जरूर इसका कर लें, क्योंकि ये 3 फिक्स चीजें हैं। फिर उसके बाद में है बच्चों, उसके लिए आपको मैं बता दूं, उसके लिए क्या है, गद्य के अंतर्गत लेखकों के रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझ ले, सारांश उद्देश्य और भाषा शैली अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास कर ले। ये हिंदी की बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर शब्द रचना के तत्व से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, उपसर्ग परसर्ग समास। उपसर्ग यानी वही चीज, परसर्ग बच्चों जो आपने प्रत्यय पढ़ा है, कंफ्यूजन ना होना कि यहाँ पे परसर्ग क्या है, परसर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, परसर्ग का मतलब जो आपने लिखा है प्रत्यय, प्रत्यय ठीक। तो समास पर्यायवाची तत्सम शब्द इत्यादि के नियम में परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं अभ्यास करें, जिनसे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं अर्थी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे एवं नए शब्द की रचना वाक्य गठन में सहायता मिले। उसके बाद में क्या है बच्चों, आपके लिए मैं बता दूं, फिर हिंदी की बात मैं कर रहा था, तो हिंदी की बात मैं कर रहा था, आप समझिएगा। परीक्षा के पूर्वगत, जो परीक्षा के पूर्व है ना, पूर्वगत प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पर मॉडल पेपर ले लें और उसका अभ्यास कर ले कम से कम। देखो बेसिक चीज आप दिमाग में रख लीजिए, 2018 से 2022 तक के पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पेपर इन्हीं से बनेंगे। क्योंकि आपका बोर्ड ने भी जाहिर कर दिया कि 5 वर्ष तैयार कर लो, 5 वर्ष के पेपर नंबर अच्छा आ जाएगा। फिर है सर्वप्रथम प्रश्न को पढ़ लो, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करो। फिर क्या बोला है भैया बोर्ड ने,
वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक और स्पष्ट लिखें। प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना हो। मतलब आपको लिखना है जिसकी इमला भी क्या रहे, शुद्ध रहे, ना कि उसमें आधा ज्यादा गलती लिख करके चले आओ, ताकि कोई भी उसमें नंबर ना मिले। उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें। मतलब 4 नंबर का तो उसी हिसाब से लिखे, 6 नंबर का तो उसी हिसाब से लिखे। इसका मतलब ये नहीं कि 4 नंबर के प्रश्न में आप 5-5 पेज ही भर डालो, समय आपका पूरा बेकार चला जाए। फिर जैसे लेखक के संबंधी का फ्लो चार्ट, लेखक आप फ्लो चार्ट जब बना के काम करेंगे तो इसके लिए आपको बहुत ही एग्जाम्पल अच्छी चीज मैं बता दूं, ये भी बोर्ड ने बताया है कि जैसे लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखना, तो उस समय बच्चे पूरा कहानी के जैसा लिखते हैं, उस तरह से मत लिखो। जन्म कहाँ पे हुआ उस तरह से लिखो, स्थान कहाँ पे ये लिख दो, माता पिता कौन थे ये लिख दो, भाषा शैली क्या थी ये लिख दो, कृतियां क्या है ये लिख दो, मृत्यु क्या है ये लिख दो। ठीक, ये सारी चीजें फ्लो चार्ट है, मतलब ये कॉमन हेडिंग है, ये कॉमन एग्जाम्पल है। किसी भी जैसे कबीरदास का लिखना है तो जन्म लिख दो, जन्म हेडिंग डालो, उनका जन्म कहाँ हुआ, स्थान हेडिंग डालो, स्थान कहाँ हुआ, भाषा के लिए क्या हुआ ये लिख दो, कृतियां क्या है, मृत्यु क्या, ये पूरी कहानी उसके बाद में मतलब टॉपिक डाल डाल के उसको लिख दो। फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखो ताकि अच्छा है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होगा उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, सामने ही लिखा मिल जाएगा, तुरंत उस देख करके आपको काफी चेक कर देगा और अच्छे से अच्छे नंबर आपको प्रोवाइड करा देगा। फिर जो पैराग्राफिक प्रश्न है उनको हम क्या करें, उनके लिए देखिए, पैराग्राफिक प्रश्न आधारित प्रश्नों को हल करके से पूर्व एवं एक से अधिक बार अवश्य पढ़ लो और प्रश्न को अच्छी तरह से समझ कर ही उत्तर लिखना। जो पैराग्राफ है, जैसे गद्य में आ जाता है, निम्न गद्यांश को पढ़ करके इसके उत्तर लिखिए, ये वाले प्रश्न पद्यांश वाले चीजें हैं। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों तथा अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानी पूर्वक करें। मतलब ये ना हो कि एक कहानी यहाँ से शुरू की पूरा कहानी अंत खत्म कर दिया तब यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया। जहां पे पूर्ण विराम आएगा वहां पे आप पूर्ण विराम लगाना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक समझदारी की काम है बच्चों। उसके बाद में आपको के लिए हिंदी में क्या है, निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण के कुछ प्रमुख बिंदुओं को विभाजित कर लेना चाहिए। जैसे प्रस्तावना क्या है, विषय विस्तार क्या, उपसंहार क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है। निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें तथा इस विषय से इतर इतर भटकाव की तरफ ना जाएं। ठीक है। उसके बाद में संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद और स्वच्छ व स्पष्ट सुंदर अक्षरों में लिखे। सबसे बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट राइटिंग है। फिर अपने जिले के निर्धारित खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर अपने कॉलेज में पूछ लीजिए कि आपके जिले में कौन सा पेपर या कौन सा खंड काव्य आने वाला है, कौन सा खंड काव्य निर्धारित है, उसका उत्तर लिखिए। जैसे गोंडा और बलरामपुर के लिए हाई स्कूल के लिए ज्योति जवाहर है, तो हर एक जिले के लिए एक एक खंड काव्य निर्धारित है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्यारे बच्चों, हिंदी के लिए इतना ही। हिंदी के बाद में आपका आता हूं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान क्या है प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान एक अच्छे से समझ लीजिए, सामाजिक विज्ञान भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत 4 विषय, इसमें 4 चीज आते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र समावेश होता है। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का भली भांति अध्ययन कर लो, पुनरावृत्ति अवश्य कर लो, इसकी रिवाइज कर लो और रटंत पद्या पर बिल्कुल जोर ना दें, आप तैयार कर ले और इसको पढ़ करके आप अच्छे से जाइए, समझ करके जाइए। फिर क्या है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय के विभिन्न पृष्ठों पर, है ना, प्रत्येक अध्याय के विभिन्न पृष्ठों पर बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का भी अध्ययन कर लें। ये भी बहुत ही जरूरी चीजें हैं बच्चों। फिर आपके लिए मैं बता दूं, प्रत्येक अध्याय प्रकरण अवधारणा की पुनरावृत्ति करते समय उन मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलें, जिससे परीक्षा समय उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। रिवाइज करते जाओ, पढ़ते समय उसको अंडरलाइन कर दिया करो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया करो, ताकि आप इजली से उसको तैयार कर सको। ठीक है। फिर उसके बाद में बच्चों फिर क्या आता है आपके लिए, फिर आपके लिए है, फिर क्या है, पाठ्य पुस्तक में किसी भी प्रकरण टॉपिक से संबंधित आरेख, चित्र एवं ग्राफ आदि को भली भांति समझ कर अध्ययन कर लें। परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथावश्यक उनका प्रयोग कर लें, क्योंकि आरेख, चित्र, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सामाजिक विज्ञान में बच्चों। उसके बाद में आपके लिए इतिहास उप विषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं और फिर क्या दिया गया है, मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप में नोट बना लें। इतिहास उप विषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं संबंधित मुख्य विषयों को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप में नोट करते हुए उनका लिखकर अभ्यास करें। अर्थशास्त्र एवं भूगोल के विषय में आंकड़ों, जो आंकड़े हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्नों के उत्तर देते समय यथावश्यक रूप से इसका उपयोग करें। फिर क्या है बच्चों,
इतिहास एवं भूगोल से आपके 10 नंबर के मानचित्र आते हैं। इतिहास एवं भूगोल से इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन और भारत में राष्ट्रवाद, वो 2 चैप्टर पूरा पढ़ डालो, आपके पूरे इतिहास के 5 नंबर मिल जाएंगे। भूगोल में नदी, मिट्टी, फसल, ये सब खनिज, ये सब पूछे जाते हैं। निर्धारित मानचित्र संबंधी प्रश्न का अधिकाधिक अभ्यास कर लें, क्योंकि ये 10 नंबर आपको देता है, 5 नंबर इतिहास, 5 नंबर भूगोल। भूगोल के मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। मान लीजिए नदियों को ऐसे कर दिया गया, तो आपको मानचित्र में ऐसे ही नदियाँ बनाना है, ना कि वहाँ पे केवल नाम लिख देना। नाम और नदी अलग अलग कहानी, इसको तैयार कर ले रखना है कि जिस प्रकार का वो चिन्ह देगा आपको उसी चिन्ह में लिखना है। ठीक, तो ये हो गया सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के बाद में जैसे कौन एक फ्लो चार्ट दे दिया है। फ्लो चार्ट क्या है कि प्रश्न पत्र के वर्णनात्मक भाग में लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय का उत्तर लिखते समय प्रश्न की प्रकृति आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करें। उदाहरण जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में आपके कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र क्या आते हैं, तृतीय क्षेत्र क्या आते हैं। जैसे मैं इसको आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हो कौन कौन क्षेत्र आते हैं। फिर है प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथासंभव नामांकित चित्रों, रेखांकित एवं रेखा चित्रों एवं आंकड़ों का प्रयोग करें। इससे आपके उत्तर अधिक प्रभावी होंगे, ज़्यादा अच्छे लगेगा। हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन अच्छे से कर दो, बड़े बड़े हेडिंग डाल दो। उत्तर प्रश्नों के उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें आवश्यक, जिससे पूरे प्रश्न हल करने का समय उचित प्रबंधन हो सके, क्योंकि जैसे आप ज़्यादा लिखते जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप पूरे प्रश्न का निर्धारित कर ले, हमको इसी शब्द में लिखने हैं। प्रश्न में जो आपसे अपेक्षा की गई उसी की आपको लिखना है, ना कि ज़्यादा उसमें डीपली नॉलेज कर अपने ज़्यादा लिखते चले जाओ। चलो विज्ञान विषय के लिए आपको मैं बता दूं, विज्ञान विषय सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद डरावना विषय होता है बच्चों के लिए, लेकिन इसको आसानी से तैयार कर लीजिए। कैसे तैयार करते हैं? विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें तथा समय सारणी का निर्माण कर ले, एक टाइमिंग फिक्स कर ले कि इस चैप्टर को ये पढ़ना है। विगत वर्षों जो पिछले वर्ष में 4-5 साल के बोर्ड पेपर ले लो, 4-5 साल के, यानी अंसाल बातें बाजार में, उसको लेकर के विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा का रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान, इन सभी प्रश्नों को तैयार करके मॉडल प्रश्नों के पैटर्न को समझे और उन्हें हल करने का प्रयास करें। और मॉडल प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु यहाँ पे एक चीज़ और दी गई, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के संपर्क कर लीजिए। अध्यायों में दिए गए प्रकरणों में बिंदुवार नोट्स बना लीजिए। अध्याय में दिए गए सूत्रों को सूचीबद्ध करके याद कर लीजिए। रसायन विज्ञान से संबंधित अध्यायों के दिए गए समीकरण को लिखकर संतुलित करने, यानी बैलेंस करने का अध्याय सीख लीजिए। और अध्यायों से संबंधित एक फ्लो चार्ट किस तरह से बनाना है देख लीजिए। इसे भी जैसे पैदोपों में अलैंगिक जनन, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ सब में पूछा जाता है, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, ये सब काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इन सबको अच्छे से तैयार कर लो, फ्लो चार्ट बना के तैयार कर लो। भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रकरणों के सूत्रों तथा सूची बनाओ तथा आंकिक प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। जितने भी सूत्र तैयार कर लो उसके आंकिक प्रश्न को हल करने का पूरा प्रयास करो। जीव विज्ञान में वर्गीकरण से संबंधित अध्याय को चार्ट के माध्यम से याद कर लो। फिर प्रकरण से संबंधित चित्रों को बनाने का प्रयास करो। जो चित्र है ज़्यादातर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सब जितने भी तंत्र है, जनन तंत्र, तैयार कर लो। तथ्यों को रटने के स्थान पर समझने का प्रयास करो। समझ करके पढ़ोगे बच्चों तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि रटने से कुछ हम भूल जाएंगे, और समझते के पढ़ेंगे तो हम कोई चीज़ नहीं भूलेंगे, देखेंगे और हमको याद आ जाएगा। जो आपको परीक्षा कक्ष में जाना है, सबसे चीज़ यहाँ पे दिमाग में रखना कि परीक्षा कक्ष में जाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो परीक्षा, देखो बच्चों, ये सबसे चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि परीक्षा कक्ष में जाते समय हम सर्वप्रथम किस बात का ध्यान रखें। पहला है, परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। दूसरा है, परीक्षा में प्रश्नों का खंडवार हल करें। दूसरा क्या है? परीक्षा में प्रश्नों का खंडवार हल करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। परीक्षा में आंकिक प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि अवश्य लिख दे कि हाँ इसका मात्रक क्या होगा, इसकी इकाई क्या है। परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय यह अवश्य ध्यान देगा संतुलित हो तथा ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धक आदि का अवश्य उल्लेख कीजिए। मतलब जो तीर पे लगाया जाता है, कितना ताप दिया गया, इतना दाब दिया गया, और इसमें निखिल उत्प्रेरक की कौन सा उत्प्रेरक हमने इस पे लागू किया, इस चीज को हमेशा ध्यान देना है। उत्तर पुस्तिका में आपको क्या करना है, सुंदर तथा स्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखें, और स्पष्ट सुलेख यानी खूब अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। अच्छी राइटिंग बनेगी तभी काम बनेगा। उत्तरों को लिखे। शीर्षकों को लिखने के लिए काले और नीले स्केच पेन, स्केच ले लीजिए, उसको अच्छे से बड़े से हेडिंग लिखना है। प्रयोग करें। चित्र बनाते समय नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें, ताकि पेंसिल आपकी अच्छी से क्लियर आ जाए। सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें, तत्पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। पहले छोटा छोटा प्रश्न उसको सॉल्व कर लो। समय का ध्यान रखते हुए भी प्रश्न को हल करें, ताकि यह पता चले कि इतने समय में हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न
प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर लिखिए। जिस प्रकार आपके प्रश्न है उसके आधार पे भी आप उत्तर लिखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमको ये उत्तर देना है। जैसे आपको वर्णनात्मक पूछना है तो वर्णनात्मक, आंकिक पूछना है तो आंकिक। उत्तरों को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें, ताकि आपके लिए और भी क्लियर आ जाए। उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनरावलोकन अवश्य कर लें, मतलब एक बार जरूर देख लें कि हमने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या अभी बाकी है। इस चीज को अभी आप बेहद अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। प्यारे बच्चों, विज्ञान के बाद में आकर आपको अगला आता है गणित। गणित आप जानते ही सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों के लिए बहुत ही डरावना सब्जेक्ट होता है, लेकिन कोई चीज यहाँ पे आपको डरना नहीं है, यहाँ पे आपको बता देना है कि क्या क्या करना है। बच्चों, समान रूप से बच्चे जो होते हैं गणित विषय को अन्य विषयों की अपेक्षा पढ़ना और लिखना कठिन मानते हैं, लेकिन गणित में निरंतर अभ्यास किया जाए तो इसे सरल और सुगम बनाया जा सकता है। विद्यार्थी है तो गणित की विषय तैयारी महत्वपूर्ण सुझाव, क्या क्या सुझाव है देखो। सर्वप्रथम, गणित के पाठ्यक्रम को अपनी सुविधा अनुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लें, जिससे कठिन टॉपिक के लिए ज्यादा समय निर्धारित कर लिए। आप सेट कर लीजिए कि अभी हमारा पेपर कितने दिन बचा है और हम क्या क्या इस चैप्टर में करें, उसको डिवाइड कर लीजिए। इसमें इतना तैयार करना, इसमें इतना तैयार करना, ये चीज। अध्यायवार सूत्रों को सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें और उन्हें कंठस्थ कर लें, मतलब याद कर लें। और फिर क्या है, अध्याय से संबंधित सभी नियमों बिंदुओं के मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें, जिससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी हो। गणित में जो टॉपिक्स आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करें, जिन पर उन पे आपकी पकड़ मजबूत हो सके। उसके बाद में आपकी बात क्या करना हूं मैं, यहाँ पे देखिए, परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास करें। गणित में ज्यामिति के सवालों की रचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करते समय, परीक्षा देते समय हमेशा नुकीली पेंसिल का प्रयोग करें। ज्यामिति में रचना संबंधित चित्र को बिंदु सहित बनाकर रचना के चरणबद्ध तरीके लिखकर अभ्यास करें। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को लिख करके याद कर लें। फिर ऊंचाई और दूरी वाले सवालों के संबंधित चित्र बनाकर हल करने का प्रयास करें। उसके बाद में है, गणित में जिन टॉपिक्स के लिए अंक निर्धारित है उन टॉपिक्सों की पुनरावृत्ति करने पर अधिक बल दें। प्रश्नों को हल करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि यदि आपने सही सही प्रश्न उतारा है या नहीं, ये भी चीज दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि गणित में बहुत चीज, एक भी अंक गलत हो गया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में दी गई संख्याओं को गलत लिख जाने के कारण पूरी प्रक्रिया सही होने के बाद भी उत्तर सही नहीं होता और अंक कट जाते हैं। ये चीज बहुत दिमाग में रख लो। प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी चरण स्टेप्स जरूर लिखे, ना हो कि एक ठो डायरेक्ट यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 2ab, तो ये गलत कहानी ना लिखना। प्रश्नों को हल को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक चित्रों और ग्राफ का प्रयोग अवश्य कीजिए। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ पेज पर लिखे ना हो, एक तरफ छोड़ दिए एक तरफ लिखते जाए कि ज्यादा कॉपी भर के दिमाग लगाए, इससे गलत होना चाहिए, गलत हो जाएगा। रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ या दाहिनी ओर मार्जिन खींच कर करें, तथा उस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रफ कार्य अंकित, जहां पे आप रफ कार्य लिखो वहां पे काट कर उस पर रफ कार्य लिख दिया और रफ कार्य को करने के बाद उसे तिरछी लाइन से काट दें। ये मैथ के लिए। अब आता है बच्चों अंग्रेजी का। अंग्रेजी के लिए देखो क्या है, सबसे पहले रीडिंग है। रीडिंग में आपको क्या करना है, रिवाइज करना विथ वर्क बुक, जो आपने नोटबुक आपके क्वेश्चन आंसर है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, इट्स विल हेल्प टू अलॉट प्रैक्टिसिंग अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का जितना भी आपका है वो तैयार कर लो। तो रीड द पैसेज ट्वाइस केयरफुली, 2-3 बार आपने पैसेज को तैयार कर ले, उसको 2-3 बार पढ़ करके उसको सावधानी पूर्वक तैयार कर लें। आफ्टर फर्स्ट रीडिंग, पहले पढ़ने के बाद रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ लें, एंड देन रीड द पैसेज अगेन, और उसके बाद में फिर पैसेज को दोबारा पढ़ें। और पढ़ने के बाद कीप अंडरस्टैंडिंग, तैयारी के साथ, मतलब समझ के साथ, की स्टेटमेंट सेंटेंस उसके समझ लो और वर्ड लोकेट आंसर इजीली, और उसके बाद में आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। राइट आंसर इन और बुक, और उसके बाद में आप उसके उत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नेवर राइट इररेलेवेंट स्टेप्स, मतलब कोई गलत अनुचित तरीके उसमें प्रयोग ना करें, ठीक है। राइटिंग में क्या क्या आता है बच्चों, राइटिंग में आपको प्रॉपर फॉर्मेट में तैयार करने हैं, लेटर और एप्लीकेशन, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वीडियो, इसकी वीडियो दीक्षा और ज्ञान और यूट्यूब चैनल पर इसके उपलब्ध है। विल बी यूज फॉर लेटर एप्लीकेशन, रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से इसको करना है, राइट ओनली रिवेलेंट कॉन्टेक्ट, जो मान्य है उसी को लिखना, ना कि दूसरा लिखिए। ग्रामर क्या है, रूल्स पढ़ लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, थ्रो चार्ट एंड टेबल्स, प्रैक्टिस मेनी एग्जांपल पॉसिबल, जितना अधिक हो सके उससे अधिक से अधिक एग्जांपल आप तैयार कर लीजिए। रिवाइज एक्सरसाइज इन गिवन योर टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक, में जो आपके एक्सरसाइज दिए गए उसको तैयार कर लीजिए। लिटरेचर में क्या पढ़ के जाना है, लिटरेचर में आपको तैयार करके जाना है कि लर्न नेम ऑफ द लेसन राइटर, लेसन का नाम और राइटर का नाम जल्दी तैयार कर लीजिए, और पार्टिकुलरली देयर स्पेलिंग्स, उसके स्पेलिंग्स भी अच्छे से रहेगा तो तैयार कीजिएगा। रिवाइज देम फ्रिक्वेंटली, और उसको
बार बार पढ़ लीजिए। लर्न आंसर विथ की पॉइंट, उसके बिंदुवार उसको तरीके से तैयार करो। जैसे एग्जांपल लेंचो करेक्टर स्केच तैयार करना है तो कैसे तैयार करना, देखो लाइक हार्ड वर्किंग, बिलीवर इन गॉड, वाइज, ऑप्टिमाइज, ये सब तैयार करो कि वो बुद्धिमान था, ईश्वर में उसका विश्वास था, कठिन परिश्रमी था। आई विल हेल्प यू रिमेंबर देन माइंड पॉइंट एंड आंसर। देखो यहाँ पे मदद करे कैसे लिखना है, देखो क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, इन द एग्जामिनेशन आल्सो यू कैन राइट द की पॉइंट इन बॉक्स, इंप्रूव द प्रेजेंट, क्या लिखा, प्रेजेंटेबिलिटी। एग्जाम से जैसे देखो हार्ड वर्किंग पूरा लिखना है, फॉर फर्म बिलीवर इन गॉड्स, वाइज है, ऑप्टिमाइज्ड है, इनोसेंट है, ये सब बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, एक की पॉइंट है। इस तरह से आपको लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। उसके बाद में आपके लिए क्या ला कर आए हैं देखते हैं। और उसके बाद में थिंक ओवर क्वेश्चन, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोचो, गिविंग द डिफरेंट एंडिंग स्टोरी, और अलग तरीके से कहानी को समाप्त कीजिए। इमेजिनिंग एक्सीडेंट समवन एल्स पॉइंट व्यू, राइटिंग ऑन योर व्यूज, अपने नज़र में उसको राइटिंग को अच्छे से तैयार कर लो। गिवन इंसिडेंट नॉट डाउन द की थॉट your copy and revise them exam, it will become easier to handle such question of examination। इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद में क्या गया, डू फॉलो प्रैक्टिस राइटिंग विथ द प्रेसिसेबल वर्ड लिमिट, ये बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऑल द बेस्ट डियर बॉयज, और फन स्टडी के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। हो सके तो इसको आपके प्यारे प्यारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी पेपर में क्या क्या सावधानी बरतनी है उसको पूरी तरह से याद हो जाए। चलिए बच्चों, मिलते हैं जल्द से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।